हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। कब मेरे प्यारे बच्चों? 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का सबसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर का कोड है 801 AE। इस मॉडल पेपर को आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। साथ ही साथ मैं आपको इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी कराने वाला हूं, जो बहुविकल्पी हैं उनको और जो वर्णनात्मक हैं उन प्रश्नों को भी, और सेम इसी पैटर्न पर आधारित होगा। 100% यहीं से प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में। तो आप लोग जरूर तैयार कर लो इस मॉडल पेपर को। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, समय आपको पेपर में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा और बाकी 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ एवं खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका जो आपको मिलेगी, यानी कॉपी जो मिलेगी, उस पर लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लो। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 नंबर के प्रश्न हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, यहाँ पर एकांकी सम्राट कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी का नाम क्या है? दीपदान इनकी प्रसिद्ध एकांकी है। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाए उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है और एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों श्रीनिवास दास जी, या लिखा होगा विकल्प में लाला श्रीनिवास दास। कुछ भी लिखा हो आंसर यही रहेगा, लाला लिखा हो या श्रीनिवास दास लिखा हो, दोनों ही एक ही हैं। इन्हीं का नाम है मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास जी। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास, यात्रा वृत्त है या आलोचना? तो उसने कहा था कहानी विधा पर आधारित रचना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे जरूरी बात, आप इन सभी प्रश्नों को भली भांति से तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न संख्या 4 है, त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? तो त्याग पत्र के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद या जैनेन्द्र कुमार में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित है त्याग पत्र रचना। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम किसकी रचना है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का भगवती शरण उपाध्याय जी की रचना है ठूठा आम। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों?
तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। प्रश्न संख्या 7 है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, उक्ति के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस उक्ति के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रस्तुत पंक्तियां लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प सुनहरे सहवाल, दूसरा है चिदम्बरा। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पर भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 11 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो दिए गए विकल्पों में से शोक जो है यह करुण रस का स्थायी भाव है। रति किस रस का स्थायी भाव है? रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। भय किस रस का स्थायी भाव है? तो भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। और हास्य रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जब किसी वस्तु, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पर किसी वस्तु की किसी वस्तु के साथ या व्यक्ति की व्यक्ति के साथ समान गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए या तुलना की जाए, वहां पर होता है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में होती हैं मात्राएं कितनी? 13। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो, बाकी यानी दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध करवाए, वहां पर होता है द्विगु समास। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है, ज्येष्ठ का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 है, तद स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी विभक्त एकवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तस्य। और इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, मोहन गीत गाता है रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मोहन गीत गाता है यह किस प्रकार का वाक्य है? यह सरल वाक्य है। अगला प्रश्न संख्या 19 है, मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग हुआ है? तो भावे प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 20 है, शिक्षक कक्षा में छात्रा से पढ़वाता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा के अंतर्गत 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 गद्यांश दिए गए हैं। पहला गद्यांश है, कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? चलिए मैं आपको बता दूं, यह लिया गया है मित्रता शीर्षक पाठ से। लेखक हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता शीर्षक पाठ के। और अथवा में जो गद्यांश है इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो यह जो लिया गया है, चलिए मैं आपको बता दूं कैसे लिखना है।
सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कर रहे हैं तो 1, अथवा का कर रहे हैं तो अथवा, जो भी आप कर रहे हैं वही संख्या आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लीजिएगा और अंतिम के शब्दों को लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूसरा जो गद्यांश है, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है, इसकी भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह गद्यांश है। गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको क्या करना है, काले पेन से संदर्भ इस तरह से हेडिंग डाल दी जाएगी। तो यह किस पाठ से है गद्यांश? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित भारतीय संस्कृति, पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस तरह से संदर्भ लिखिएगा। किसी भी पाठ का गद्यांश हो, आपको जो मैंने बताया वो काले पेन से लिखिएगा, बाकी सब नीले से। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डाल दिया जाएगा। और क्या होगी रेखांकित अंश की व्याख्या? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इस तरह से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वर्तमान में हमें अपने पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाकर भारतीय संस्कृति के समन्वयात्मक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। विभिन्न भाषावाद की हमारी संस्कृति के समन्वयात्मक स्वरूप को आघात पहुंचा रहे हैं। इसका समाधान सुझाते हुए लेखक कहते हैं कि भारत में अनेकानेक प्रादेशिक भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा में अनेक सुंदर और आनंद प्रदान करने वाली साहित्यिक कृतियां हैं। यदि हम इन कृतियों के सारतत्व से अन्य भाषा भाषियों को परिचित करा सकें तो हमारी समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है। अब यहाँ पर गद्यांश आधारित प्रश्न है, कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया है? तो इसका उत्तर क्या है कि कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि इन सब भाषाओं में इतनी समानता है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को थोड़े से परिश्रम से समझ जाएगा। तो इस तरह से गद्यांश आधारित प्रश्न भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो पहला पद्यांश दिया गया है सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में जो पद्यांश है इसका मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना होगा, यानी इसको क्या करना है, चाहे अथवा का करें आप, चाहे अथवा के पहले जो है पहले नंबर पर वो करें, आपको कोई ना कोई तो करना ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में है यहाँ पर नृपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। इसका जब आंसर लिखा जाएगा, यानी चाहे आप अथवा वाला करें या अथवे का पहला वाला करें, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 अथवा, क्योंकि अथवा वाले का मैं बता रहा हूँ। फिर अथवा के शुरुआत के शब्दों को, जैसे यहाँ पर है नृपत केरी, जैसे यहाँ पर है नृपन केरी आशा निसनासी, और लास्ट के शब्द हैं गणेश गोसाई। इस तरीके से मैंने लिख दिया है। फिर संदर्भ हेडिंग डाल दी। अब संदर्भ बिल्कुल आसान, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखें,
में संकलित धनुष भंग शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न है इस पद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर बंदी पितर सुर सुरकत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिवधन मृणाल की नाई, तोर्यो राम गणेश गोसाई। क्या होगा रेखांकित अंश की व्याख्या? इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाली जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग देखने के लिए उपस्थित समस्त नर नारी अपने पितर एवं देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो अथवा वाला है गद्यांश संस्कृत का, इसका सरल संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 2 का अथवा यहाँ पर मैंने डाला है, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 3 है, तो यहाँ पर 3 कर लीजिएगा। आप लोग ध्यान देंगे जो भी प्रश्नोत्तर संख्या होगी वही आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से और अंतिम के शब्द को काले पेन से लिख लिया। अब संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिए, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिए, में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो चलिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पर विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने के बाद, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है, विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईशा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में मानते हैं। अतः सभी मतों का संभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अथवा वाला जो है यहाँ पर पद्यांश, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, इसका मैं सरल हिंदी अनुवाद आपको बताने वाला हूँ, संदर्भ भी। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से मैंने डाल दिया है 4 का अथवा, और पद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखा है। फिर संदर्भ हेडिंग डाल दी है। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखें, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित पाठ का नाम क्या है, धीरा धीरेण पूज्यते, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद हिंदी अनुवाद क्या होगा, यहाँ पर बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अर्थात बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, और आपको जीवन परिचय से संबंधित 5 नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का यहाँ पर मैंने डाल दिया, और पहले नंबर पर है राजेंद्र प्रसाद जी का नाम, इसलिए यहाँ पर नंबर 1 लगाने के बाद यानी लिखने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर डाल दिया है। फिर जीवन परिचय बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय आप लिखो, सबसे पहले ये सारणी जरूर तैयार कर लो। क्या जन्म कब हुआ, 3 दिसंबर 1884 को। जन्म स्थान क्या था, जीरादेई, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे बिहार
राज्य में है। मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1963 में। और इनकी प्रमुख रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा आदि। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्यारे भरे कमेंट भी करते रहिएगा। जीवन परिचय। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। और इसके बाद आपको क्या लिखना है? कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। सन 1911 से 1920 तक वकालत की और सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। सन 1952 से 1962 तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। राजेंद्र बाबू अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, सज्जनता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनका परलोकवास होएगा। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गांधी जी की देन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छेखा दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा गया है। सूरदास जी का जीवन परिचय मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल आसान शब्दों में। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर छेखा दूसरे नंबर पर है, तो दूसरा जिस भी नंबर पर होगा वही नंबर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर डालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप लोग ये महत्वपूर्ण बिंदु जरूर लिख देंगे, जैसे कि जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रुणकता। पिता का नाम रामदास सारस्वत थे ये। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। मृत्यु कब हुई? सन 1583 ईस्वी में। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी प्रमुख 3 ही रचनाएं हैं आपके सिलेबस में। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से काले पेन से हेडिंग डाल देना। सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुणकता नामक ग्राम में बैसाख मुदी पंचमी और 1478 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है, क्योंकि लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव और स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। और जनश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। निकटवर्ती ग्राम के रहकर संगीत का अध्ययन किए और सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गऊ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय आपको ऐसे ही लिखना है, चाहे सूरदास जी का हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हो या किसी का भी जीवन परिचय जो भी महत्वपूर्ण है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड ही करा रहा हूं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, श्लोक 2 पूछे गए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः और बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 7वें नंबर पर, यानी प्रश्न संख्या 7 पर इस तरह से, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न ऐसा आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दूसरे प्रश्न और पहले प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। भारतीय संस्कृति
कीदृशी अस्ति। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर, भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 है, वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रश्न आपको संस्कृत के करने होंगे, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना होगा। जैसे यहाँ पर है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, बहुत ही ज्यादा बार प्रश्न आता है यह। और प्रश्नोत्तर संख्या 9 इस तरह से डालने के बाद निबंध का नाम डाल दीजिएगा, फिर रूपरेखा, फिर हेडिंग जिसके बारे में आपको लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा आकस्मिक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श इंटर कॉलेज प्रयागराज। और महोदय सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई, मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई है। यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया है परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का 12 व 13 दिनांक कोई भी आप डाल सकते हो, दिसंबर 2023 का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको हिंदी विषय का यहाँ पर कोड संख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा 801 AE इस पूरे पेपर को सॉल्व करा दिया है। और इसी तरह से मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा हिंदी विषय के करीब 10 मॉडल पेपर जिन्हें मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। और 100% की गारंटी है कि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं मॉडल पेपर से ही पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।